ये अपवाह क्या है, पहले तो इसको देखेंगे सर। देखो, अपवाह शब्द है जो किसी नदी तंत्र की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? किसी नदी तंत्र। देखो, भारत के मानचित्र को जब हम देखेंगे कि भारत के विभिन्न दिशाओं से, भारत की विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर के और एक जगह मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? एक जगह मिल जाती हैं। भारत की छोटी छोटी धाराएं आकर के किसी एक जगह मिल जाती हैं और एक साथ आकर मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। और क्या बना देती हैं? ये नदी बना देती हैं। बात को दोबारा समझेंगे। देखो, भारत के मानचित्र को देख करके हम समझेंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर के विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर के और मिल जाती हैं। छोटी छोटी धाराएं आकर के मिल जाती हैं और ये क्या बना देती हैं? नदी। ये नदी तंत्र बना देती हैं। क्या बना देती हैं? नदी तंत्र। ये धाराएं हैं, धाराएं क्या बना देती हैं? धाराएं। और क्या बन जाती है? नदी। देखो साहब, इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र। अब ये जो नदियां हैं, ये जाकर के किसी जलाशय, झील या महासागर में जाकर के अपना जल उड़ेल देती हैं। अपना जल ले जाकर के उड़ेल देती हैं। ठीक है साहब। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। देखो, ये नदी इस जल को लेकर के आई और इसने यहाँ उड़ेल दिया, उसको किसी सागर में जाकर के उड़ेल दिया या किसी झील या जलाशय में जाकर के अपना पूरा जल उड़ेल दिया। तो इसको कहते हैं अपवाह द्रोणी। इसको क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। इसको क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। फिर दोबारा से समझेंगे। देखो, अपवाह किसी नदी तंत्र की व्याख्या करता है और देश की विभिन्न दिशाओं से आने वाली कुछ धाराएं आकर के मिल जाती हैं, उसे नदी तंत्र कहते हैं। और ये नदी तंत्र अपना जो इसमें होता है जल, मिट्टी, कंकर, पत्थर, जो भी कुछ है, उसको ले जाकर के किसी जलाशय में जब इसको डालते हैं, किसी झील में डालते हैं, महासागर में डालते हैं, तो ये बहने की जो प्रक्रिया है डालने तक की है, वो तो कहलाती है अपवाह द्रोणी। और जब ये छोटी छोटी धाराएं आकर के एक जगह मिल जाती हैं, उसको नदी तंत्र कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? देखो, कोई भी क्षेत्र ऊंचा, जैसे पर्वत या उच्च भूमि, कोई भी देखो क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, या तो पर्वत है, मतलब पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, पर्वत है ऊंचे ऊंचे, यहाँ से, या उच्च भूमि है, कोई ऊंची जमीन है,
ठीक है, यहां से अब देखो साहब, ये छोटे छोटे तंत्र धाराएं हो गई, ये छोटी छोटी धाराएं, ये नदी तंत्र हो गया साहब, पर्वतीय क्षेत्रों से या ऊंची भूमि से निकल करके आए ये नदी, ये नदी तंत्र हो गया, ये नदी तंत्र हो गया साहब। दूसरा ये नंबर 1 हो गया, और ये नंबर दूसरा नदी हो गई, दूसरी नदी बह करके जा रही है, तो सब हो गया कि नहीं होगा। तो ये दोनों ही एक दूसरे को अलग करती हैं, ये इससे अलग हो गई, ये इससे अलग हो गई, दोनों अलग अलग हो गई। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। देखो ये जो जगह है बीच में पड़ रही है, जो इसको कहते हैं जल विभाजक, जल विभाजक। ये जल विभाजक क्या है? ये उच्च भूमि है साहब, ये क्या है? ये उच्च भूमि, जल विभाजक है जो क्या है? उच्च भूमि। क्योंकि इस ऊंची भूमि से ही एक नदी तो इधर को हट गई और दूसरी नदी इधर को हट गई। समझ में बैठ की बात? खूब अच्छे तरीका से बैठ गई। देखो भारत में अपवाह तंत्र, देखो भारत में 2 प्रकार का अपवाह तंत्र है। एक तो है हिमालय की नदियों का और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियों का। इसके 2 भाग हैं साहब। अपवाह तंत्र के भारत में 2 भाग हैं, 2 भागों में विभाजित किया गया है अध्ययन की दृष्टि से। हिमालय की नदियां नंबर 1 और नंबर 2 है प्रायद्वीप की नदियां। प्रायद्वीप की नदियां किस किस की नदियां? हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियां। ये अपवाह तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में हम बांट लेंगे। देखो साहब, भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। देखो हिमालय की नदियां अलग हैं और प्रायद्वीप की नदियां अलग हैं। किसकी वजह से? क्योंकि इनके जो भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां से ये उत्पन्न हुई हैं, जहां से इनका उद्गम हो रहा है, वो उद्गम स्थान भी अलग अलग हैं। ठीक है, हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती हैं। देखो हिमालय पर्वतमाला से जो नदियां निकल करके आती हैं वो कैसी होती हैं? 12मासी। क्यों 12मासी नदी उसे कहते हैं जिनमें वर्ष भर पानी बह करके चलता है। जिनमें वर्ष भर बह करके पानी चलता है उन नदियों को कहते हैं 12मासी नदियां। ये कहां पर हैं? अधिकांशतः हिमालय से निकलती हैं। इनका उद्गम कहां से होता है? हिमालय से होता है। ठीक है, इनमें वर्ष भर पानी रहता, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। देखो जो हिमालय पर्वतमाला से जो नदी निकल करके आ रही है ना, तो बरसात का पानी तो मिलता ही मिलता है इन नदियों को। इसके साथ साथ इन पर्वतों पर बर्फ जमती है। क्या जमती है? बर्फ। और जब बर्फ जमती है, दिन में जब धूप निकलती है तो बर्फ पिघलती है, गर्मी के दिनों में और ज्यादा पिघलती है। तो देखो ये बर्फ जब पिघलती है, दिन में निकलता है जब सूरज की नारा, सूर्य की किरणें जब प्रकाश करती हैं, तो ये बर्फ पिघल करके भी पानी इन नदियों में आता रहता है। जब इन नदियों में बर्फ के पिघलने से भी पानी आता रहता है, बरसात से भी पानी आता रहता है, अर्थात इनमें 12 मास पूरे साल पानी आता रहता है। कभी बरसात का पानी आ रहा है, कभी बर्फ और बरसात का पानी बरसात का पानी आ रहा है, बर्फ का पिघल करके आ रहा है। ठीक है, जिन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है उनको 12मासी नदियां कहते हैं। अधिकांश से नदियां हिमालय पर्वतमाला से निकल करके आती हैं, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला की जो चोटियां हैं बहुत ऊंची ऊंची हैं, बर्फ जमी रहती है, बर्फ जमती है, दिन में धूप निकलती है, जब बर्फ पिघलती है पानी बह करके नीचे आता है और नदी के द्वारा बहता रहता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियां हैं, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से
निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट तथा बालू संवहन करती हैं। मैंने बताई थी आपको उस दिन, आज फिर बता रहा हूं। देखो, हिमालय पर्वतमाला से जो नदियां निकलती हैं, हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई अधिक है ने, तो नदियां ऊपर से निकल करके आ रही हैं, ऊपर से निकल करके आ रही हैं। और ये नदियां हिमालय पर्वतमाला से निकल करके और किसी सागर में अपना पानी ले जा करके उड़ेल देती हैं। तो देखो, जब ऊंचाई से आ रही हैं तो बहाव क्षेत्र अधिक होगा, और बहाव क्षेत्र अधिक होगा तो ये अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, अर्थात अपने साथ कंकड़ पत्थर बजरी छोटी मोटी वनस्पतियों को बहा करके लाती हैं, लंबी दूरी तय करती हैं, पानी समुद्र में जा करके गिरती हैं। तो इनका अपवाह तंत्र भी अधिक है, इनका अपवाह तंत्र भी अधिक है। और ये जो बहा करके लाती हैं उनमें कंकड़ पत्थर बजरी छोटी मोटी वनस्पति सब कुछ होती है पानी के साथ में। जब ये मध्य और निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपणाकृति का निर्माण करती हैं, ये पूर्ण विकसित डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर होता है। देखो, नंबर 2 की जो नदियां थी, प्रायद्वीप की जो नदियां थी, किसकी नदियां थी? प्रायद्वीप की जो नदियां थी, ये तो मौसम पर आधारित होती हैं, अर्थात ये मानसून काल में ही भर करके चलती हैं। इन नदियों में बरसात के समय में ही, बरसात के मौसम में ही पानी रहता है। इनको मौसमी नदियां कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को कौन सी नदियां कहते हैं? मौसमी नदियां कहते हैं, क्योंकि इनमें जल केवल बरसात का ही आता है। नदियां, प्रायद्वीप की नदियां मौसमी नदियां कहलाती हैं, मौसमी नदियां। ठीक है, मौसम बरसात का आएगा तो भैया इनमें पानी आएगा। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। देखो, जब पानी कम है तो नदी भी छोटी छोटी है, ऐसा छिछली है, कहीं तो कोई टूटी हुई है, कहीं कोई पानी कहीं रुक जाता है, किसी का कहीं बच जाता है, ऐसा ही चलता रहता है मामला। ठीक है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की 2 बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? अब बारी आती है हिमालय की नदियां। किसकी नदियां? हिमालय की नदियां। हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं उनको देखेंगे। हिमालय की नदियां, देखो, भारत के उत्तर पूर्व की तरफ हिमालय पर्वतमाला है, उत्तर से जम्मू कश्मीर से लेकर के, और ये आपको बताई थी ये पूर्व तक चला जाता है। ठीक है, यहां से सब नदियां कौन कौन सी निकलती हैं सब। तो देखो, इनमें जो नदियां हैं, सिंधु नदी, सिंधु के बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां हैं। कहां से निकलती हैं? ये हिमालय से निकलती हैं। ये नदियां लंबी हैं, इनमें अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अब देखो साहब, ये सिंधु नदी आ रही है साहब, ये आ रही बह करके,
अब इसमें और छोटी छोटी नदियां पानी उड़ेल देती हैं, मना तो करती नहीं है किसी से। ठीक है साहब, ऐसे ऐसे ये गंगा नदी आ रही है सावेरी, गंगा में और छोटी नदी ने पानी उड़ेल दिया अपनी ने, फिर उड़ेल दिया, उसी प्रकार फिर उड़ेल दिया, इधर से उड़ेल दिया, ऐसे ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। छोटी छोटी नदियां आकर के या कुछ बड़ी नदियां आकर के इनमें जल अपना उड़ेल देती हैं। तो इन उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। ये जो सहायक नदियां हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसी प्रकार 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये क्या कहलाती हैं? सहायक नदी। सहायक नदी, समझ में आ गई बात? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्या कहलाती हैं? सहायक नदी। सिंधु नदी तंत्र, पहले हम अध्ययन करेंगे अब सिंधु नदी तंत्र का। सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे हम पहले। सिंधु नदी तंत्र, कौन सा तंत्र? सिंधु नदी तंत्र। देखो, इसका जो उद्गम हुआ था, उद्गम मानसरोवर झील है साहब, मानसरोवर झील। भैया ये तिब्बत में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? तिब्बत में। तिब्बत, ठीक है जी। ये पश्चिम की ओर बहती हुई नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय घाट का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नूब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए कटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। देखो, ये सिंधु नदी है ना, ये पाकिस्तान में भी चली जाती है, अपना जल वहां ले जाकर के गिरती है। पाकिस्तान, इसी की तो बात कह रहा था भारत कि हम सिंधु नदी पर एक बांध बना देंगे, पाकिस्तान को अपने पानी को नहीं जाने देंगे। ठीक है, ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लिए पानी पहुंचाती है, गिलगित के लिए पानी पहुंचाती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्वी अरब सागर में मिल जाती है। और ये कहाँ ले जाती है अपने पानी को? अरब सागर में। कराची से और ज्यादा निकल करके बाहर दक्षिण की तरफ समुद्र पड़ जाता है, वहां डाल देती है अरब सागर में। ठीक है सर। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है सर। अब है गंगा नदी तंत्र, दूसरे नंबर पर है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, उद्गम। भैया इस गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है सर? यह भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। भागीरथी,
भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी, भागीरथी, गंगोत्री, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है सागर, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। इसकी ये सहायक नदियां हैं। ठीक है सब। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये नदियां जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां जैसे चंबल, बेतवा तथा सोन ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ये नदियां आकर के गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। पश्चिमी बंगाल फरक्का, फरक्का, फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बट जाती है। भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। कल मैंने डेल्टा के बारे में बताया था आपको, ये डेल्टा क्या है। ठीक है सर। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। गंगा नदी के अपवाह तंत्र को हम देख सकते हैं। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर, परंतु इनके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। अब बारी आई है भाई ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सी नदी तंत्र? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखो साहब, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील, मानसरोवर सरोवर झील तिब्बत के पास, तिब्बत के पास। ठीक है साहब, तिब्बत के पास से निकलती है ये, और इसको पढ़ाएंगे अब यहाँ से आगे कल।